हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे सही होंगे आप लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि मजा आए पढ़ने में और पढ़ाने में भी मुझे। और आज के सेशन में हमने स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमने कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि मज़ा आए पढ़ने में और पढ़ाने में भी। और मैं बस एक कहानी की जैसे आप लोगों को मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बुक में ये सारी चीज़ें बुक में भी मिल जाते हैं, बहुत सारे बुकों में बहुत लिखे रहते हैं। तो मैं बस आप लोगों का एक है मोटिवेशन कि आप लोग जब पढ़ते हो तो रटा ना मारो, चीज़ों को मतलब रिलेट करते हो और कहानियाँ की जैसे पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरा मकसद यही है। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सप्लेनेड ऑटोमेशन। तो प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे 3-4 वीडियो हमने डाल रखा है। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था प्राचीन भारत का खोज जब होता है तो कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें, एक एक वीडियो में हमने डाल रखा है। अगर आप लोग देखे नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार वो वीडियो को देखें और वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। और पीछे वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें मतलब वहाँ से कैसे जैसे रास्ते चलते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करते हैं, 0 पॉइंट से करते हैं। यानी जहाँ पे आप खड़े रहते हैं वहाँ से आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो चीज़ें आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग से पता चलता है कि हम इतने दूर तक चले हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग एक बार हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं पिछली वाली वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग देख लें ताकि वो चीज़ें मज़ा आए पढ़ने में भी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको मैं बता दूं, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। मैं रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपको अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से ध्यान होगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि आप लोगों को याद होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राचीन भारत के कहाँ कहाँ से खोज होते हैं, मतलब पता चलता है। तो मैंने बताया था कि धर्म ग्रंथ था, विदेशियों का विवरण था, पुरातत्व था, एक अन्य था। मतलब 4 जगहों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, प्राचीन भारत के प्राप्त होते हैं, यानी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में क्या था कि हमने देखा था वेद को हम बोलते हैं संहिता। वेद कितने टाइप के था, 4 टाइप के था, ऋग्वेद, वज्रवेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा था। तो आप लोग एक बार देख लें ताकि वो चीज़ें आपको भी याद हो जाए। और ऋग्वेद में हमने देखा था सबसे पुराना वेद था वो ऋग्वेद है। सबसे बाद का ऋग्वेद वेद है जो अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना और अब नया मतलब बाद का जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडलें हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,462 आपके ऋचाएँ हैं। इतना आपको ध्यान रखना था। उसके बाद यजुर्वेद में गद और पद दोनों में प्राप्त होते हैं। और सामवेद में हमें संगीत का प्रमाण मिलता है। और अथर्ववेद में जो मिलता है वो हमें जालटूना के बारे में प्राप्त होती है। और जालटूना में मतलब उसमें कितने मंत्र होते हैं, तो उसमें 7 से 31 मंत्र होते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर पुराण के बारे में देखा था। तो पुराण जो था वो टोटल पुराण 18 होते हैं, जिसमें से हम 5 ही जानते हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। ये चीज़ें मैंने बता रखा था और किन शासक से रिलेटेड है वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूँ, बस रिविजन करा रहा हूँ आपको। उसके बाद ये हमने देख लिया था। तो उसके बाद आते हैं विदेशियों के विवरण। तो विदेशियों के विवरण में हमने देखा था कि 4 विदेशी विवरण थे, यूनानी लेखक और आपका और चीनी लेखक, अरबी लेखक और कौन था, एक अन्य लेखक। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली वीडियो में यूनानी लेखक कौन कौन से थे। तो यूनानी लेखक जो है टेसियस था, हेरोडोटस है। हेरोडोटस को हम क्या बोलते हैं, इतिहास के पिता बोलते हैं, जिसने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका से हमें पता ये लगता है कि भारत और फ्रांस के आपसी संबंध के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के साथ आते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से बता देता हूँ कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो निर्याकस था, अरकिमेडुल, 3 लोग थे। वो चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखा है। उसके बाद जो
आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और उसके बाद ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आते हैं। और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से क्या होता है, मतलब वहाँ के मौर्य युग के बारे में मतलब इस जानकारियाँ प्राप्त होती हैं इंडिका से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डायमेकस। डायमेकस जो है वो आते हैं किसके शासन का राज दरबार में, तो बिंदुसार के राज दरबार में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बिंदुसार के राज दरबार में आकर बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस जो है वो आते हैं अशोक के राज दरबार में। तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि डायमेकस जो है किसका राजदूत रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो कौन सा, अंतियोकस का, मतलब सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत रहते हैं कौन, डायमेकस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, तो उस चीज़ों को आप ध्यान में रखो। और ये राजदूत इसलिए ध्यान में रखना होता है क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के राज दरबार में आते हैं। ये किसका राजदूत रहता है, तो ये सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत रहता है, ये इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद डायनोसिस आते हैं, तो ये प्रतिहार नरेश जो है मिस्र नरेश टोलमी फिनलैंड का ये राजदूत रहते हैं। और ये अशोक के दरबार में आते हैं डायनोसिस। ये लास्ट आपका ये था। उसके बाद आते हैं टोलमी जो आते हैं एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल, है ना। ये कब, यानी 7वीं शताब्दी के अंत में ये आते थे। फिर इसके बाद आते हैं एक और तो बस आपको पिलहनी के द्वारा जो है पिलहनी एक आते हैं, तो उतना आपको ध्यान में, बस इतना सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आप चीजें क्लियर कर दोगे, है ना। उसके बाद हमने देखा था चीनी लेखक में कौन कौन सा लेखक था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीनी लेखक में फाहियान आते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आते हैं। उसके बाद फाहियान लगभग 14 वर्षों तक रहता है भारत में, 14 वर्षों के बाद वो वापस चला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं संयूर 518 में स्टार्ट करते हैं आना। वो 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जानकारियाँ प्राप्त करता है और जानकारियाँ प्राप्त करके वो भी चला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हेनसांग जो आते हैं वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग 629 ईस्वी में ये चीन से भारत के लिए प्रस्थान करता है और 1 साल के यात्रा के बाद कपिसा पहुंचता है। कपिसा पहुंचने के बाद ये 15 वर्षों तक भारत में ठहरता है और नालंदा विश्वविद्यालय में अपना बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है। अध्ययन करके फिर ये भी क्या होता है, लगभग भारत से वापस चला जाता है। इसने एक पुस्तक लिखा है सीयूकी में लगभग 138 देशों का प्रमाण मिलता है कि ये घूमा था, ठीक है। उसके बाद इतना आपको ध्यान में इसके बारे में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट में रखना है कि जब हेनसांग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो आचार्य शिलभद्र हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इतिशन जो है वो लास्ट में आते हैं और इस इतिशन लास्ट में बस आते हैं। और ये कुछ नहीं, बस वही मतलब बौद्ध धर्म के बारे में ही ये भी एकत्रित करते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 लोग आपका चीनी लेखक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चीनी लेखक के बाद आता है एक अरबी लेखक। अरबी लेखक में आपको ये ध्यान रखना है, 2 ही अरबी लेखक को आपको ध्यान में रखना है। एक तो अल-बुरुनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आता है और अल-बुरुनी ने 2 चीज़ें लिखा किताब, वो किताब लिखा किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। इससे हमें क्या पता लगता है, प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और आता है अरबी लेखक जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत विद्वान व्यक्ति रहता है, और जब वो दिल्ली 1333 ईस्वी में पहुंचता है तो मतलब क्या होता है कि जो दिल्ली के सुल्तान रहते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, कौन रहता है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी विद्वानिता देख के क्या करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है और या न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है अरबी लेखक में। उसके बाद आते हैं एक अन्य लेखक में एक तारानाथ आते हैं। ये जो है तारानाथ जो है वो तिब्बती लेखक रहते हैं। इसने कंगेऊर और तंगेऊर नामक ग्रंथ लिखता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और आते हैं जिसको मार्को पोलो आते हैं। मार्को पोलो ये भी एक तिब्बती लेखक रहते हैं, अन्य लेखक रहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान इतना नहीं रखना है।
तो मैंने क्या किया कि जितना अब तक के मैंने पढ़ाया था वो चीज़ें आपको मैंने बताया। अब जैसा कि हमने कल उसके वीडियो में बताया था कि ये पुरातत्व से हमने स्टार्ट किया था। पुरातत्व किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताया था। तो पुरातत्व जो बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया था कल, आपको ध्यान होगा कि पुरातत्व उस स्थान को कहते हैं जिस स्थान पे पुराने क्या औजार मिले हो, बर्तन मिले हो, इमारतें जैसे अवशेष मिले हो, उससे हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिक्स मतलब पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिक्स बोल दिए जाते हैं। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कुछ अभिलेखों के बारे में। तो वो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देख लेंगे एक बार, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसमें था अलेक्जेंडर, सी ऐसा मैंने बताया था, वाल्टर, ये सब क्या है, ये मतलब पुरातत्व से ये लोग संबंध रखते हैं। और ये लोग क्या किए थे कि जैसे भट्टी का, अमरावती का, जैसे क्या करते हैं, खुदाई करके जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये लोग का मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद ये आता है कि 1400 ईस्वी में जो था, मैंने बताया था अभिलेख एक बोगाज खोई, जो मैंने बताया था बोगाज खोई क्या नाम था, मैंने डिस्कस किया था। सॉरी यार, बोगाज खोई जो थे वो क्या थे, मैंने बताया था कि ये एक एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में होगा, है ना, मैंने कल वीडियो में बताया था। और ये वैदिक देवताओं से संबंधित मिलते हैं। ठीक है, वैदिक संबंधित से क्या मिलते हैं, वैदिक से पता चलता है। तो इसमें क्या क्या पता चलता है कि जैसे कि इंद्र के बारे में पता चलता है हमें, और क्या मित्र के बारे में पता चलता है, वरुण के बारे में पता चलता है। तो ये जो चीज बोगाज कोई जो है, ये पुराना अभिलेख है, आपको ध्यान रखना, लगभग 1400 के आसपास में ये मिला जाता है। ठीक है, इतनी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है, इतना मैंने छोटा से रिवीजन कराया। उसके बाद मैंने बताया था कि मध्य भारत में भागवत धर्म बहुत विकसित था उस समय के कारण, उस समय में। और जो भागवत धर्म को हम क्या बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वैष्णव संप्रदाय इसे बोल सकते हैं। मध्य भारत में उस समय क्या था कि जो भागवत धर्म बहुत विकसित था, उसको हम बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद विकसित होने के कारण जो यवन राजुक जो रहते हैं, यानी हेलियोडोरस एक नाम के व्यक्ति रहते हैं, हेलियोडोरस, उसने क्या किया कि वेशनगर विदिशा जिसे हम बोलते हैं, विदिशा गरुड़ शतम से हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि मध्य भारत, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मध्य भारत जो है, मध्य भारत में भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म विकसित होता है। और इसमें जो है, इसको हम बोलते हैं वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय जो है विकसित होने के कारण एक आता है, जैसे मैंने बताया था कि हेलियोडोरस जो नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, यवन राजूत से पता चलता है। यवन राजूत जो रहते हैं वो इसको मतलब वेशनगर आप बोल सकते हैं, वेशनगर, है ना, जिसको आप बोल सकते हो विदिशा, और विदिशा, है ना, विदिशा। और ये जो है गरुड़ शतम से पता चलता है, गरुड़ शतम से पता चलता है। और ये जो है यवन जो है राजूत रहते हैं, राजूत जो हेलियोडोरस, क्या नाम रहता है, हेलियोडोरस से हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में मध्य भारत में भागवत धर्म के बारे में पता चलता है, हेलियोडोरस नामक एक गरुड़ शतम से। ये आपको ध्यान रखना। तो मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था। इसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया था, कुछ आपको याद होगा कि सर्वप्रथम जो है वो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में पता चलता है। तो मैंने बताया था कि हाथी गुफा में पता चलता है। ठीक है, हाथी गुफा में पता चलता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा में पता चलता है। इतना आपको क्लियर मैंने कर दिया अब तक के। फिर इसके बाद एक था कि नेक्स्ट था कि
जैसे कि रेशम बुनकर श्रेणियों का किस अभिलेख से, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मंदसौरी के अभिलेख से ये प्राप्त लगता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा, आई होप ये सब चीजें ध्यान में होगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि दुर्बीज का जो दुर्बीज जो एक है वो भी एक मैंने बताया था दुर्बीज किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे दुर्बीज किस अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था एक और वीडियो, याद है तुमको, मैंने बताया था कि एक और अभिलेख जैसे कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से पता चलता है, ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कि सती प्रथा का किस अभिलेख से, लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से पता चलता है। तो सती प्रथा एहोल जो है एरन अभिलेख से पता चलता है, आप लोग शायद ये याद होगा। ठीक है, एरन अभिलेख से। ठीक है, और शासक जो रहते हैं वो कौन सा शासक रहते हैं, भानुगुप्त के शासनकाल में ये पता चलता है। ठीक है, उस समय के जो शासक रहते हैं वो भानुगुप्त रहता है, और एरन अभिलेख से सती प्रथा का लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर होगा, ये है ना। उसके बाद मैंने और सारी चीजें जैसे कि सातवाहन जो मैंने डिस्कस किया था, शायद यहीं तक मैंने रोक लिया था। एक और चीजें मैंने बताया था कि भीतरी स्तंभ से क्या पता लगता है, हुड़ों का आक्रमण होने के पहला साक्ष्य जो भीतरी स्तंभ से पता चलता है, आपको भी क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो देखो, मैं आप लोगों की ये सारी चीजें डिस्कस किया था, और मैं थोड़ा से और उसी की चीजें में आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि हमने बताया था कि कल की चीजें एक और है कि लगभग एक चीजें याद रखना है कि सातवाहन वर्ष जो रहता है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो मिलता है वो अभिलेखों से पता लगता है। कहाँ से, किसे पता लगता है, अभिलेखों से पता लगता है, ये ध्यान में रखना। सातवाहन क्या, सातवाहन राजाओं का जानकारियां जो प्राप्त होती हैं लगभग अभिलेखों से। किससे पता लगता है, अभिलेखों से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सातवाहन राजाओं का किससे पता लगता है, सातवाहन राजाओं का अभिलेख से हमें बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त होता है। लगभग उन्होंने अभिलेख से ही सारी चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, और रेशम बुनकर एक, जैसे कि मैंने बताया था, ये लास्ट मेरा पॉइंट था कल की वीडियो में। और एक चीजें था कि अब इसके बाद नेक्स्ट मैं उसी की चीजें आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था, और आई होप ये सब चीज आप लोगों को क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो इसके आगे जो सेशन स्टार्ट है, मतलब इसी के आगे बारे में बता रहे हैं हम। जैसा कि हमने ये सारे अभिलेखों को मैंने डिस्कस किया, आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, सती होने के प्रथा कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सती प्रथा, लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। और किसके शासन काल में रहता है, तो भानुगुप्त के शासन काल में, ये ध्यान में रखना है, शासक रहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेशम बुनकर जो श्रेणी रहती है, श्रेणियों किस अभिलेख से प्राप्त लगता है, तो ये आपका मंदसौरी अभिलेख से, मंदसौरी अभिलेख से। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष का जिक्र जो होता है, भारतवर्ष का जो जिक्र जो है वो आपका हाथी गुफा से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाथी गुफा। और देखो इसी चीज को मैं डिस्कस किया है, बस सिंपल सी चीजें मैंने बताया। अब बस एक सीक्वेंस वाइज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि जो ये सारे अभिलेख हैं वो किन राजाओं से रिलेटेड करते हैं, वो चीजें मैंने थोड़ा से आज छुटा हुआ था, तो इस पार्ट में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि देखो ये सारी चीज हो गया। अब एक आता है कि प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राचीनतम सिक्के जो थे
उस समय क्या था, मुद्रा जो चलती थी वो सिक्का चलता था, तो सिक्कों को क्या बोला जाता था प्राचीनतम में, यानी प्राचीन में सिक्कों को क्या बोला जाता था, तो प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के बोला जाता था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य जो करते हैं वो यवन शासकों ने किया था। एक ये सिंपल सी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि बहुत ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य जो करते हैं वो कौन से, यवन शासकों के द्वारा सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी यवन जो शासक रहते हैं वो पहले क्या करते हैं, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य करते हैं, इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आते हैं उसके आगे, जैसा कि हम देखे थे कि जैसे हाथी गुफा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष का जो जिक्र होता है वो हाथी गुफा से हमें प्राप्त होता है। तो हाथी गुफा यहाँ मैंने डिस्कस कर रखा है कि देखो हाथी गुफा जो है वो क्या है, किस राजा से, शासक कौन सा रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभिलेख लिख रखा और यहाँ पे शासक लिख रखा है। तो हाथी गुफा का जो है कलिंग राजा खारवेल जो रहते हैं, इनके समय में ये अभिलेख लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ध्यान रखना है कि एक आता है जूनागढ़ यानी गिरनार जिसको हम लोग बोलते हैं गिरनार अभिलेख। क्या बोलते हैं, गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख जो है वो हम रुद्रदामन से संबंधित है। किससे है, रुद्रदामन। बस ये सिंपल से चीजें याद रखना है, हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाथी गुफा, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, किसे, कलिंग राजा खारवेल, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है जैसे जूनागढ़, जिसको क्या बोलते हैं, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन। ठीक है, किससे, रुद्रदामन से। आपको आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो आता है एक नासिक अभिलेख। जो नासिक अभिलेख है ये आई थिंक सबको याद होगा। नासिक अभिलेख जो होता है वो गौतमी बलम श्री, यानी जो है नासिक अभिलेख, नासिक किससे संबंधित है, गौतमी से। ये आपको ध्यान रखना, नासिक गौतमी। ठीक है, ये आई थिंक 3 चीजें आपको क्लियर हो गया, नासिक, गौतमी, बलम श्री। ठीक है, वंश यानी नासिक, वंश, गौतमी। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रयाग कहाँ है, समुद्र के किनारे जैसा कि आप लोग देखे होंगे, प्रयाग मतलब इलाहाबाद किसके किनारे होता है, तो आपको पता होगा गंगा नदी किनारे, तो समुद्र के किनारे है। तो आई थिंक मेरे को ये चीजें क्लियर होगा कि आपको इससे समुद्र के रिलेटेड, आपको समुद्र के किनारे यानी जो है वो प्रयाग स्तंभ, समुद्र गुप्त, इतना ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जो है प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो किससे क्लियर हो गया, समुद्रगुप्त से। ठीक है, उसके बाद जो आता है 5वां पॉइंट जो है एहोल अभिलेख। तो एहोल मतलब पुल में क्या होता है, होल होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। ये क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है 6ठा पॉइंट कि मंदसौरी अभिलेख। जैसा कि मैंने अभी बताया था, देखो मंदसौरी अभिलेख जो है रेशम बुनकर श्रेणियों से पता चलता है। तो वो चीज मालवा नरेश यशो वर्मन के से संबंधित है। मालवा नरेश, ये ध्यान में रखना। मालवा नरेश यवर्मन यानी मंदसौरी मतलब मालवा, ये ध्यान में रखना, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के इससे संबंधित है। प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख को क्या किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है एक आता है भीतरी स्तंभ से हमें एक, अभी जैसे मैंने बताया था भीतरी स्तंभ से क्या पता चलता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे है ना, बताया था ना। तो भीतरी स्तंभ जो है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे भीतरी स्तंभ से क्या पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया था भीतरी स्तंभ से क्या पता चलता है, बता, भीतरी स्तंभ से ये पता लगता है हूणों पे होने वाले आक्रमण का भीतरी स्तंभ से पता लगता है। तो भीतरी स्तंभ जो है वो आपका ध्यान में रखना है स्कंदगुप्त। किससे, स्कंदगुप्त से जो है, स्कंदगुप्त जो है वो भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। ठीक है, ये स्कंदगुप्त को आपको ध्यान रखना, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन के संबंधित रहता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि देखो समुद्र पर जो एक समुद्रगुप्त जो है
जैसा कि अभी मैंने बताया समुद्रगुप्त ये है जो देखो प्रयाग सतम लेक से अभी संबंध रखते हैं, ये प्रयाग सतम लेक से संबंध रखते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। तो प्रयाग सतम जो समुद्रगुप्त है वो बीड़ा बजाते हुए उनके सिक्के पे क्या जो सिक्का यानी मुद्रा पे क्या बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, इसलिए उसे समुद्रगुप्त को माना जाता है कि संगीत होने के प्रेमी का साक्ष्य इनको मिलता है, ठीक है, प्रमाण मिलता है। तो कि समुद्रगुप्त को सिक्के मुद्रा पे क्या बीड़ा बजाते हुए पाया गया है, यानी सिक्के से उसके संगीत होने का प्रमाण मिलता है। किससे? समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण किससे प्राप्त होता है? तो उसके सिक्के पर मुद्रा यानी मुद्रा पे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिसके कारण उसे संगीत होने का साक्ष्य में प्रमाण मिलता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा आई थिंक। उसके बाद एक पॉइंट आता है, एक लास्ट पॉइंट आता है कि आपको आई थिंक क्लियर होगा कि ये मेरे को लगता है कि ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद एक आता है कि जैसे कि अभिलेखों को हम क्या बोल सकते हैं, तो अभिलेखों को हम लोग अभिलेखों को पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ध्यान रखना। अभिलेखों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? एपिग्राफी से प्राप्त होती है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगा ठीक है, एपिग्राफी। तो आई थिंक मैंने ये सारी चीजें आपकी वीडियो में डिस्कस किया, तो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे अगर अच्छा लगेगा तो, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूं और चीज़ें आपको भी याद कराता रहूं, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लेनर ऑटोमेशन। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं इस चीज़ को। देखो, हाथी गुफा से हमें क्या प्राप्त लगता है? सर्वप्रथम हाथी गुफा से हमें सर्वप्रथम क्या पता चलता है? भारतवर्ष के जिक्र पता चलता है। कलिंग राजा खारवेल के शासक रहता है, ठीक है। और जूनागढ़ यानी जूनागढ़ को हम गिरनार अभिलेख बोलते हैं, जिसका संबंध किससे? रुद्रदामन से है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख बोलते हैं। गिरनार अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है। उसके बाद आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से क्या है? गौतमी बलश्री से हमें पता चलता है। नासिक गौतमी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है प्रयाग सतम लेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है वो उसके सिक्के पे क्या है? बीड़ा बजाते हुए पता चलता है, तो उसे संगीत होने के प्रेमी के साक्ष्य प्रमाण मिलता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। उसके बाद जो है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख मतलब जैसे मैंने बताया था कि पुल में क्या होता है? होल होता है, तो नीचे देखिए होल, तो पुल केसिंग द्वितीय यानी एहोल मतलब पुल केसिंग द्वितीय, ठीक है, ये ध्यान रखना। एहोल अभिलेख जो है वो पुल केसिंग द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है एक मंदसौरी अभिलेख। मंदसौरी यानी मालवा यानी मालवा नरेश यशोवर्मन। क्या? मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय और मंदसौरी जो अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। उसके बाद भीतरी सकम जो है जूनागढ़ अभिलेख, इसको भी बोलते हैं, जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद देवपाड़ा जो है, देवपाड़ा आपका बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगा। और मैंने एक चीजें बताया था कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते हैं? तो आहत बोलते हैं। और सिक्कों पे सबसे पहले लेख लिखने का कार्य जो किए हैं वो यवन शासकों द्वारा किया गया है। तो आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और आपका तैयारी बेस्ट हो, आई थिंक चलता होगा, उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत दिल लगा कर तैयारी करते होंगे। तो थैंक यू।